और मुझे कुछ अलग टाइप का पीआर करना था। और जितना मैंने पीआर के बारे में पढ़ा था, तो मुझे लगता था यार ये पीआर नहीं है। तो आई डिसाइडेड टू ओपन माय ओन फर्म। मैंने बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप 2017 में खोली। मेरे ब्रदर के सपोर्ट बहुत रहा उसमें मुझे, और उसमें मैंने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना स्टार्ट किया। A very good evening, everyone. Welcome to the Not Alone at the Top Unsaid Stories of Heroes podcast, where we delve deep into the dynamic world of community leadership. Join us as we uncover the insights, experiences, and advice from leaders who have successfully built and impacted multiple communities. This podcast is brought to you by Wominovator. Today, we have with us Miss Priya Gulati, who is the founder of Baggett Consulting Group and Tejaswini Business Association and Charitable Trust. Baggett Consulting Group, that works for marketing, advertising, and event, was founded in the year 2007. Tejaswini Business Association's work for women empowerment, and the charitable trust part of it works for social issues. Before this, ma'am has had a rich 15 plus years of experience in the field of journalism. Where ma'am did something different that most women don't do is ma'am would record crime beats for various newspapers. It is an honor to have you here, ma'am. Thank you so much for being here. I would like to dive right into my first question, ma'am. Tell me a bit more about yourself, because all I could gather about you, I'm sure, is just a speck of dust in the galaxy. So please tell me more about yourself. थैंक यू सो मच श्रेया फॉर इनवाइटिंग मी एट द प्लेटफॉर्म ऑफ विमिनोवेटर। मैं विमिनोवेटर से कई सालों से एसोसिएटेड हूँ, और तृप्ति मैम का बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा से मुझे विमिनोवेटर के प्लेटफॉर्म पर। और मुझे जब कॉल आई तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं विमिनोवेटर के प्लेटफॉर्म पे अपने बारे में कुछ बता पाऊंगी, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप ग्लोबली आपको एक्सपोजर मिलता है, वाकई में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वहां पर अपनी बात को रखना। खैर, मैं अपने बारे में बताती हूँ। बहुत कुछ तो आपने बता दिया कि मुझे 25 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं काम करते हुए, और 15 साल मैंने सिर्फ जर्नलिज्म किया। और मैं इकलौती क्राइम रिपोर्टर थी देहरादून में, क्योंकि देहरादून बहुत बड़ी जगह नहीं है, और एक ऐसे मेल डोमिनेंट करियर में जहाँ पे क्राइम बीट में जल्दी से लोग नहीं आते हैं। और उस टाइम पर जब हमारे पास फोन भी नहीं होते थे, तब जर्नलिज्म में आना और क्राइम कवर करना बहुत बड़ी बात होती थी। और एक लड़की के लिए क्राइम बीट कवर करना, और वो भी इतने कंपटीशन में कि आपके पास सबसे पहले खबर होनी चाहिए, किसी और के पास लीक ना हो जाए, क्योंकि न्यूज तब ऐसी होती थी। अब तो सोशल मीडिया है, कोई भी न्यूज तुरंत आ जाती है, लेकिन तब हमारे पास एक्सक्लूसिविटी रहती थी। तो उस टाइम पर मुझे एक मौका मिला कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं, और मैंने बहुत अच्छे से इस काम को किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज तक भी देहरादून में कोई और क्राइम रिपोर्टर नहीं है फीमेल। तो वाकई में एक एक्सक्लूसिविटी मेरी है ये कि मैं अकेली आज तक भी टिल डेट एक क्राइम रिपोर्टर रही हूँ फीमेल देहरादून में। उसके बाद जर्नलिज्म जब छोड़ा 2013 में, तो समझ में नहीं आया कि क्या करा जाए, क्योंकि जब आप छोड़ते हो कुछ चीज और आपने उसके अलावा कुछ किया ही ना हो 15 साल, तो मुझे लगा कि एक पीआर ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि वही एक ऐसा था कि जो जर्नलिस्ट से जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ था। और देहरादून एक ऐसी जगह है जहां पर अभी पीआर का मतलब सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट होता है कि लोगों के इवेंट हुए, खबरें छपवा दी, हो गया। तो मैंने 2013 में छोड़कर, और मैंने एक पीआर कंपनी यहाँ पे ज्वाइन करी, और मैं उनके साथ काम कर रही थी। और उनके साथ काम करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट द वर्क आई वांट टू डू। मुझे ये काम नहीं करना है कि मैं सुबह 6 बजे उठूं, अखबार इकट्ठे करूं, खबरें ढूंढूं, क्लाइंट को भेजूं, और 10 बजे मेरा काम खत्म, मेरा दिन खत्म। और ये कोई पीआर नहीं है। और मुझे कुछ अलग टाइप का पीआर करना था। और जितना मैंने पीआर के बारे में पढ़ा था, तो मुझे लगता था यार ये पीआर नहीं है। तो आई डिसाइडेड टू ओपन माय ओन फर्म। मैंने बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप 2017 में खोली। मेरे ब्रदर के सपोर्ट बहुत रहा उसमें मुझे, और उसमें मैंने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना स्टार्ट किया। जहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग, जैसे आप लोग अगर देखते होंगे कि सारे सेलिब्रिटीज के पास अपनी पीआर कंपनी होती है, जितने भी वीआईपीज होते हैं उनकी अपना पीआर फर्म्स होती हैं जिनको उन्होंने हायर किया होता है। तो मैंने उस टाइप का काम देहरादून में स्टार्ट किया, और वो भी अपने आप में अकेली मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो पर्सनल ब्रांडिंग पे आज की डेट में काम कर रही हूँ देहरादून में, पीआर के फील्ड में। पर्सनल ब्रांडिंग पे कोई काम नहीं कर रहा है कि अगर आपको कोई नहीं जानता है तो आपको शहर में फेमस कैसे होना है, आपको लोग कैसे जाने, आप एक दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में सेलिब्रिटी कैसे बन जाओ शहर में। तो वो काम मैं करती हूँ। मुझे कुछ एक्सक्लूसिव करने की हमेशा से आदत रही है कि मैं कुछ अलग हटके करूँ। तो वही मेरे को भी अभी भी लगा
तो अभी ये सब काम चल रहा है। फिर जब कोविड आ गया, कोविड में कंपनी, मुझे लगा कि यार काम तो है नहीं, बंद ना करनी पड़ जाए, काम बिल्कुल ठप ना हो जाए, क्योंकि और हमारा काम ऐसा है कि जितना आप दिखते रहोगे उतना आप बिकते रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आज की डेट में तो मेरे को लगता है कि ये स्लोगन भी चेंज हो गया, जितना ज्यादा दिखते रहोगे उतने ज्यादा बिकते रहोगे। अब तो ये स्लोगन हो गया है कि हम खुद अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे। तो मुझे लगा मैं खो नहीं सकती हूँ। तो मैंने तेजस्विनी, मेरा एक अपना अवार्ड फंक्शन होता था, तेजस्विनी सम्मान समारोह, जो हमने विमेंस डे पे लॉन्च किया था, विमेंस को ऑनर करने के लिए। तो वो मेरा एक ग्रुप बना हुआ था और वहां से हमारा तेजस्विनी का प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ जब कोविड में बहुत सारी फीमेल्स को काम की जरूरत थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना घर कैसे चलाएं, कि उनके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, उनके हस्बैंड्स घर बैठ गए हैं, घर कैसे चलेगा। तो हमने एक छोटा सा हमारे प्लेटफॉर्म को ही ऐसे डेवलप किया कि एक मार्केट प्लेस उनको इन हाउस दी जाए, जहाँ पे वो आपस में बिजनेस कर सके। कोविड के टाइम पे भी आपस में बिजनेस करना एक बहुत बड़ी बात थी कि किसी को किसी चीज की जरूरत है तो आप ग्रुप में डालो। सही बात। तो वो ग्रुप, वो चीजें वहां से शुरू हुई और फिर चैरिटेबल ट्रस्ट भी साथ साथ स्टार्ट हुआ कि हमारा काम बहुत चल रहा था कोविड के दौरान, की जब पूरी पूरी फैमिलीज बीमार पड़ गई तो खाना कौन देगा उन्हें, उनके यहाँ खाना बनाने की बहुत दिक्कत थी, खाना कौन बनाएगा। तो हमने खाना प्रोवाइड करना स्टार्ट किया और मुझे बहुत खुशी होती है, आई फील वेरी प्राउड कि मुझे ऊपर वाले ने शायद इस काम के लिए चुना और मोर देन 50,000 फैमिलीज आई हैव सर्व्ड। तेजस्विनी ने 50,000 से ज्यादा फैमिलीज को खाना खिलाया है और उसमें मेरे साथ 23 लेडीज की हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, जो हम लोग खाना सप्लाई करते थे पूरे शहर में, जिसको भी खाने की जरूरत होती थी। और इसके लिए हमारी जो उत्तराखंड की फॉर्मर गवर्नर थी बेबी रानी मौर्य जी, उन्होंने पर्सनली मुझे कॉल करके कांग्रेचुलेट किया मेरे काम के लिए। उसने उन्होंने इतना ऑनर किया मुझे, मतलब मेरे बारे उस टाइम पे हालत ये होती थी कि डेढ़ महीना मुझे कुछ होश नहीं थी कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ। कि सुबह 5 बजे मैं उठ रही हूँ, भाग रही हूँ, सब्जियां ला रही हूँ, खाना बना रहे हैं इतने सारे लोगों का। फिर उसके बाद फिर मैं काउंसलिंग के लिए जाती थी पेशेंट्स की, हॉस्पिटल्स में, कि पेशेंट्स को छोड़ छोड़ के लोग चले गए थे अपने घर वालों को, और वो इतने डिप्रेशन में, तो उनको कोई ना कोई काउंसलिंग के लिए उस समय जरूरत थी। तो वो सब भी मेरा साइड बाय साइड चल रहा था। और जब अखबारों में मेरे बारे में छपना शुरू हुआ और लोगों ने मुझे बताया कि तुम तो अखबारों की सुर्खियों में हो आजकल, तो वो मुझे लगा यार कि अब मैंने कुछ पा लिया है, कि कुछ मैंने ऐसा किया है कि लोग मुझे आज जानने लगे हैं मेरे काम के लिए। और वहीं से तेजस्विनी की शुरुआत हुई और आज हमारा तेजस्विनी चैरिटेबल ट्रस्ट में मेरे पास 15 बच्चे मैंने अडॉप्ट किए हुए हैं। ये भिखारियों के रेस्क्यूड है बच्चे। भिखारियों से हमने रेस्क्यू करे, वो भीख मांगते थे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ। तो हमने उनको समझाया बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल था उन्हें समझाना ये कि आप पढ़ाओ उन्हें, क्योंकि उनका तो वो रोजगार है, उनके रोजगार से उन्हें अलग करके और उनको पढ़ाई की तरफ डालना वाज वेरी डिफिकल्ट। तो वो 15 बच्चे अभी पिछले 1-1.5 साल से हम उन्हें पढ़ा रहे थे, अभी उनके एडमिशन हो रहे हैं स्कूल में। तो ये काम सब चलता रह रहा है ऊपर वाले की कृपा से। वाह मैम, आप बहुत नोबल काम कर रहे हैं एंड देयर आर वेरी फ्यू, स्पेशली कोविड में जहाँ दुनिया रुक गई थी, एक तरह से आपने कितने लोगों के घरों को चलाया है। और मैं लिटरली इसको पैसों के वे में नहीं बोल रही हूँ मैम, खाना एक बेसिक ह्यूमन नीड है जिसके बिना कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। और अगर आपने वो करा कोविड में, तो आई थिंक जितनी दुआएं आपको आई होंगी मैम वो भी कम है। मतलब मेरे को लगता है कि आज उन्हीं दुआओं का असर है कि प्रिया गुलाटी को सब जानते हैं देहरादून में, ये वही दुआओं का असर है। और मैम आप सबसे अच्छी चीज के लिए जाने गए, सबसे नोबल वर्क के लिए, एंड इट्स truly an honor to have you here, ma'am. Thank feels you. very good. Thank you so much. Okay, ma'am. So बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी जर्नी सुन के। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आपकी प्रोफेशनल जर्नी थी और जो आपके नोबल, जो आपने सोशल वर्क, जो मैं बोलूँ। अब मैम मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को बताओ कि रियल प्रिया गुलाटी कैसी है, मतलब कि काम वाम के अलग कैसी है, कुछ मस्ती वाली चीजें, क्या करना पसंद है, कुछ बताइए मैम। मुझे क्या करना पसंद है यार, मेरे को बोलना बहुत पसंद है। मुझे बोलने सिखा दो, मैं बहुत अच्छी स्पीकर हूँ। मैं लोगों से मिलना मुझे बहुत पसंद है
और मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, मैं पोएट्री भी लिखती हूँ कभी-कभी थोड़े बहुत। और हाँ, लोगों का हेल्प करना, ये सब करना, मेरे को लगता है कुछ चीज़ें ना आप लेके पैदा होते हो, हम्म। तो वो चीज़ें आप एक्सप्लोर अपने बारे में बाद में करते हो। तो मुझे लगता है कि रियल प्रिया जो है वो बोर्न विद अ सोशल एक्टिविस्ट क्वालिटी, हम्म। कि वो एक अंदर है चीज़ कुछ। बाकी बिल्कुल। हाँ, मस्ती करना किसको नहीं पसंद होता है, घूमना-फिरना, म्यूज़िक, नाचना-गाना ये सब भी अच्छा लगता है। ये सब भी पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है। तो रियल प्रिया बहुत मस्ती वाली है। वाओ मैम। और मैम मैं और बात बहुत कर बहुत अच्छी और लॉयल दोस्त भी है। वाओ, तो बेस्ट क्वालिटी है मैम, बिल्कुल मिलती नहीं है। मतलब बहुत और अच्छी मैम, फ्रेंड और बहुत अच्छी। हाँ, और मैम मैं आपको जी। बताऊँ, आप एक्चुअली बहुत कंपेलिंग स्टोरी टेलर है। जैसे अभी आप जब अपनी स्टोरी बता रही थी मेरे को, मैं पूरी मतलब घुस गई थी उसमें। तो आप बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हो मैम, एंड आई थिंक जो व्यूअर्स हैं हमारे, दे वुड रियली एंजॉय, इट विल बी अ ट्रीट फॉर द इयर्स टू आई लिसन टू यू। होप कि लोगों को अच्छा डेफिनेटली, लगे मेरे बारे में जान के। आई एम वेरी श्योर मैम। जी। ओके मैम, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको विमेनोवेटर के बारे में कैसे पता चला और आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही है? विमेनोवेटर की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मुझे कैसे पता चला। देहरादून में एक कॉन्टेस्ट हुआ था, कुकिंग कॉन्टेस्ट, कई साल पहले। और ये तृप्ति मैम ने कराया था और साथ में रुचि महेश्वरी जी थी, उन्होंने करवाया था दोनों ने। आई थिंक किचन क्वीन करके था उसका नाम, और वहाँ पे मैं तृप्ति जी से मिली थी और हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि विमेनोवेटर के लिए काम करते हैं। ऑल्दो मैं बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं अपने इतने कामों में उलझी रहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है विमेनोवेटर के साथ काम करने के लिए। बट स्टिल जितना भी मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं विमेनोवेटर को भी प्रमोट करूँ, क्योंकि हम्म। कहीं न कहीं तेजस्विनी बनाने के पीछे एक वो सोच विमेनोवेटर वाली ही थी, कि कहीं से कहीं बिल्कुल। ना मैंने कहीं कहीं मेरे को वो आइडिया था कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो यस। वुमेन ऑफ ने मेरे को इतना ग्रूम किया है, मैं खुद अपने आप में मेरे को इतना नॉलेज दी है कि मेरे को दुनिया समझ में आने लगी कि यार दुनिया यहीं तक नहीं है, और बहुत कुछ है दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए। तो वुमेन ऑफ मेरे को तृप्ति मैम से मैं इतने साल पहले मिली थी, और तब से मुझे लगता है कि वो रिश्ता हमारा बहुत अच्छा बना हुआ है। और आगे भी ऐसे ही चलता रहे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बिल्कुल मैम, और जैसे आपने बोला कि आप जितना समय दे सकते हो उतना आपने दिया था, हमें तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने भी विमेनोवेटर अभी ज्वाइन करा है, 2 हफ्ते नहीं, हुए मुझे हैं। तो कई साल हो गए, और हमने यहाँ पे हाँ। 2 बीपीच हम करा चुके हैं, 3rd की तैयारी है, अगस्त में हम लोग शायद करा रहे हैं जल्दी। हाँ मैम, और जल्दी से अगस्त में, करिएगा। हाँ, अगस्त में हमारे साथ 100 लेडीज होंगी अपनी पिच प्रेजेंट करने के लिए। तो अमेजिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर विमेनोवेटर इवेंट की इस बार हम लोग और बड़े लेवल पे लेकर आए इसे। बिल्कुल मैम, आपके साथ के जी, साथ तो मैम बिल्कुल ही हो जाएगा। बिल्कुल होगा। बिल्कुल मैम। जी। अम, ओके मैम, तो अब मैं आपसे एक एक दो थोड़े मस्ती फन वाला सेगमेंट पूछना चाहती हूँ मैम, ठीक है? तो पहले कि अगर आप पूरी दुनिया में एक किसी आइकॉनिक फिगर के साथ आप डिनर कर पाए, ये कोई एक्टर हो सकते हैं, कोई लेखक हो सकते हैं, गायक, कोई भी, तो वो कौन होंगे और आप उनसे क्या एक सवाल पूछना चाहेंगे? हंसोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं मैम, बताइए। मुझे एक डिनर तृप्ति सिंघल सोमानी के साथ करना है और अरे उनसे पूछना है कैसे कर लेते हो भाई? बहुत मुश्किल है औरतों के साथ काम करना, कि मैं तेजस्विनी हूँ, मैं काम करती हूँ, मेरे को पता है कैसे-कैसे सवाल, कैसी-कैसी उनकी बातें, उनको यस, हैंडल करना इज़ नॉट ईज़ी। तो मुझे बस बिल्कुल। यही एक सवाल पूछना है और उनसे टिप्स लेनी है कि कैसे कर लेते हो? बिल्कुल मैम, मेरे वो लिए तो तो वाक़ई हो ही में वो सकता है। मेरे लिए वो ही एक आइकॉन है, कि वाओ मैं मैम। उनसे बहुत सीखती हूँ, और उनकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है उनकी। यस। आपने तो शायद अभी जॉइन किया है, तो आप तो अभी से देख रहे होंगे उनको, मैं तो इतने सालों से उनको देख रही हूँ, और मैंने हुँ, उनको ग्रो करते हुए देखा है कि उन्होंने विमेन इनोवेटर को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। हुँ। इतने से यस, इतना बड़ा बनाया है कि अब हमें ही लगता है कि यार हम कैसे कैसे संभालेंगे। यस मैम, आई नो। हुँ, तो वाओ मैम। बस यही उनके साथ डिनर करते करते बस यही पूछना है। बिल्कुल मैम, वो तो ख़ैर अरेंज हो ही सकता है मैम। आप तो वुमेन इनोवेटर फैमिली के हिस्सा हो मैम, तो बिल्कुल। बिल्कुल हम हिस्सा है, लेकिन सब लोग बहुत बिजी है। जब हाँ इतनी मैम, भागदौड़ होती है सब कुछ। हाँ मैम, और अलग-अलग शहरों में भी है ना सब, तो थोड़ा हाँ, मुश्किल।
अगर अगर एक ही शहर में होते तो शायद अरेंज हो जाता। बिल्कुल मैम, पर होएगा मैम। हाँ, बिल्कुल होगा, जल्दी होगा। जी। ठीक है मैम, एक और थोड़ा फन क्वेश्चन है मेरे पास कि ऐसी कौन सी मूवी या बुक है जो वैसे तो मैं ये सवाल पूछती हूँ कि कौन सी बुक है जिसने आपको इंस्पायर करा है, लेकिन अभी मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पूछूंगी कि ऐसी कोई मूवी या बुक है जो आपने देखी या पढ़ी और आपने बोला अरे ये तो मेरी जिंदगी पे लिखी है, या ये मूवी तो मेरी जिंदगी पे बनी है। ऐसा आपको कभी फील हुआ है किसी पिक्चर को देख के या ये किताब को पढ़ बहुत सारी मूवीज हैं जिनके साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं। और हाँ मैम। फीमेल ओरिएंटेड जो मूवीज होती हैं जहाँ पे आप एक महिला की स्ट्रगल को दिखाते हो, तो वहां पे आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हो कि यार मेरी लाइफ भी ऐसी ही थी, या मैं भी ऐसी हूँ। लेकिन हाँ, मुझे एक स्टोरी ने जो इंस्पायर किया, मुझे लगता है वो थ्री इडियट्स की स्टोरी ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कर पाई कि पढ़ाई लिखाई इज नॉट एवरीथिंग। ट्रू। जब आपके अंदर काबिलियत होती है तो किताबी नॉलेज आपके किसी काम की नहीं होती है। और मैं इससे ऐसे कनेक्ट कर सकती हूँ कि मेरी एजुकेशन में बहुत हर्डल्स आए। मतलब एक टाइम वो आया कि मुझे लगा कि या तो मैं पढ़ लूं या मेरा भाई पढ़ ले, क्योंकि घर भी चलाना है, घर भी मैनेज करना है। तो ऐसी सिचुएशंस भी आई मेरे सामने। तो उस टाइम पे पढ़ाई बहुत मुश्किल से हो पाई, या यूं कहूँ कि हो ही नहीं पाई। और ऐसी कोई मेरे पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशंस रही नहीं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं रही कि जहाँ पे मैं ये कह सकूं कि हाँ भाई मैं किसी बहुत अच्छी लाखों की नौकरी की हकदार हो सकती हूँ, या मैं अपना रिज्यूमे में ये मेंशन कर सकूं कि भैया मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ। क्वालिफिकेशन के बेस पे अगर मेरा रिज्यूमे बनाया जाए तो मैं जीरो हूँ वहां पर, और मुझे कोई शर्म नहीं आती है कहने में। लेकिन जहां तक काबिलियत की बात है तो मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को साबित किया है। मैं बहुत अच्छी लर्नर हूँ। मैंने सीखने की हमेशा से रखी है कि मेरे को सीखना है। मुझे आज भी अगर कुछ सीखने को मिलता है तो मैं सीखती हूँ। आज भी मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे नए नए एआई टूल्स और सबके बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट्स आपके मांगते हैं। मेरा पीआर, मैं पर्सनल ब्रांडिंग जब कर रही हूँ, एआई का जमाना है, मुझे ही नहीं पता होगा तो मैं क्लाइंट्स को कैसे डील करूंगी। तो ये सब चीजों अगर मुझे सीखना है तो मुझे पढ़ते रहना है। तो और ये सब चीजें मैं किताबों से तो नहीं पढ़ रही हूँ, किताबों से तो नहीं सीख रही हूँ कि मैंने कोई स्कूल ज्वाइन कर रखा हो। तो ये लर्निंग प्रोसेस आपके अंदर होना चाहिए, तो आप कहीं से भी कुछ भी लर्न कर सकते हो, अपने आप को एनहांस कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो ये मुझे लगता है कि मैंने थ्री इडियट से ये बहुत बढ़िया चीज सीखी थी, और मुझे लगा कि इस चीज को अपनी लाइफ में उतार लेना चाहिए हर एक इंसान को, कि किताबों में घुसे रहने की बजाय आप दुनियादारी की नॉलेज को अपने आसपास से सीखो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, और बहुत सही बोला मैम आपने, क्योंकि आई थिंक स्कूल और कॉलेज में भी जो हमको किताब में पढ़ाया है वो तो हमारे जॉब में बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं होता है। हम अपने अलजेब्रा के फॉर्मूला कहीं भी यूज नहीं कर रहे। हम फोटोसिंथेसिस कहीं भी नहीं पढ़ रहे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। हम बचपन में रट्टे मार मार के थक गए। हम पाइथागोरस की थ्योरम रट्टे मार मार के थक गए, हमने कहीं भी अप्लाई करी अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम पढ़ते तो रहते हैं और हम फेल भी हो जाते हैं उस सब्जेक्ट में कि हमें याद नहीं हुआ था वो, उसी की वजह से हम फेल भी हो गए। लेकिन वो कहीं लाइफ में तो यूज ही नहीं हो रही है ना। जो लाइफ में हमारे यूज होती है, जो लाइफ में हमारे को ग्रो करने के लिए एजुकेशन चाहिए, वो तो कहीं स्कूल में नहीं दी जा रही है। वो हमें ऐसे ही एक दूसरे से मिल के और ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करके ही मिलती है ये सब एजुकेशन। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात जी। तो मैम इससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप इमेजिन करो कि आप अपने पीछे देखो रिट्रोस्पेक्टिवली और आप 15 साल की प्रिया गुलाटी से बात कर रहे हैं, तो आप कुछ शब्द उन्हें कहना चाहेंगे, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? मैं 15 साल की प्रिया गुलाटी बहुत लापरवाह थी। बहुत अल्लाह की। वैसे तो मैं आज बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं अगर तुम्हें बताऊं तो जब मैं जर्नलिज्म कर रही थी ना, जर्नलिस्ट थी मैं जब, और क्राइम बीट जब आप कवर करते हो और जब आप इतने बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, अमर उजाला जैसे ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तो बीइंग जर्नलिस्ट आपका दिमाग बहुत खराब हो जाता है। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगी, आपका दिमाग 7वें आसमान पे होता है उस वक्त पे। तो ऐसी थी प्रिया गुलाटी, बहुत घमंडी, किसी को भी सड़क पे चलते हुए थप्पड़ मार देना, बदतमीजी से बात करना, अपने आगे किसी को नहीं समझना। तो वो मेरी लर्निंग वाली वो नहीं थी कि मैं लर्न कर रही थी, मैं कुछ ग्रो कर रही थी अपनी लाइफ में, कुछ नहीं कर रही थी मैं।
सिर्फ उस समय मैं तो अपना दिमाग खराब करके बैठी हुई थी। लेकिन जिस दिन नौकरी छोड़ी ना, उस दिन दिमाग धरती पे आया और समझ में आ गया कि प्रिया गुलाटी को कोई नहीं जानता था, अमर उजाला को लोग जानते थे। और उस दिन ये ठाना कि अब प्रिया गुलाटी को ब्रांड बनाना है, किसी और ब्रांड के नाम से चमकने की बजाय खुद को एक ब्रांड बनाओ, खुद की एक पहचान होनी बहुत जरूरी है। तो वो थी 15 साल की और 18 साल की प्रिया गुलाटी। वाओ मैम, आपने बहुत अच्छी चीज बोली मेरे को। एक्चुअली ये जो आपने बोला ना कि ब्रांड वाली चीज, अमेजिंग। आई थिंक ये मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट का, मेरे व्यूअर्स का सबसे बड़ा टेक अवे होगा। आई थिंक मैम आपने जो स्टेटमेंट, थैंक यू सो मच, ट्रूली इंस्पायरिंग मैम, ट्रूली इंस्पायरिंग। थैंक यू। सो मैम, अब मैं बस ये जानना चाहती हूँ, ये 2 सवाल मिले जुले हैं। पहला कि आप कोई भी एक चैलेंज के बारे में बात करना चाहेंगे जो आपको अपने लाइफ में आई, और कैसे आपने उसको ओवरकम किया, कि क्या आपका अप्रोच था, क्या आपका माइंडसेट था कि नहीं मैं इस चैलेंज से निकल जाऊंगी। तो इन 2 चीजों के बारे में अगर आप जरा बात करना चाहें मैम। देखिए, 2 चैलेंज मेरी लाइफ में आए मेरे सामने, और 2 बार आए। एक जब मैं जर्नलिस्ट थी, बीइंग फीमेल जर्नलिस्ट इज नॉट इजी टू वर्क। बहुत मुश्किल होता है एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में और एक मेल डोमिनेंट प्रोफेशन में काम करना। बिल्कुल। उस टाइम पे ज्यादा फीमेल्स पत्रकार नहीं होती थी, बिल्कुल। और वहां पे अकेले काम करना वाज नॉट इजी। आपको हर जगह जज किया जाता था। अगर आपके पास कोई खबर आ गई है तो यार उसकी तो सेटिंग होगी उस पुलिस वाले से, वो पुलिस वाला तो इसका खास होगा। तो ये सब चीजें बड़ी फेस करनी पड़ती है कि यार हम आराम से ईमानदारी से काम भी नहीं कर सकते। और एक औरत को जज करना, एक महिला को जज करना, उसे नीचे गिराना बहुत आसान है, उसका नाम किसी के साथ भी जोड़ देना। बिल्कुल। कि आप उसका नाम किसी के साथ भी जोड़ दो, उसे बदनाम कर दो सोसाइटी में। क्योंकि देहरादून बहुत छोटी जगह थी, बहुत छोटी जगह, आज भी बहुत छोटी जगह है। आपका नाम किसी और के साथ जोड़ दिया जाए तो आप 1 मिनट में बदनाम हो जाओगे पूरे शहर में। तो वो आज भी ऐसी ही जगह है, आज भी ऐसी ही सोसाइटी है। तो उस समय पे ये काम करना तब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और उसके बाद मेरे को इशू आया जब मेरा डिवोर्स हुआ। मेरी शादी हुई थी 2010 में मेरी शादी हुई थी, और फिर मेरा डिवोर्स हुआ। 3 ही महीने में वहां रही। उसके बाद जब आप तलाकशुदा होते हो, जब आप सिंगल होते हो, तो लोगों के लिए उनके दिमाग में इजी अवेलेबल हो जाते हो। बिल्कुल। आई नो। तो ये सबसे बड़े चैलेंज होते हैं किसी भी फीमेल के लिए, काम करना, कि उस टाइम पे मुझे काम भी करना है क्योंकि मुझे सरवाइव करना है। बिल्कुल। और खुद को बचा के भी रखना है क्योंकि मैं लोगों के लिए इजी अवेलेबल नहीं हूँ। बिल्कुल। यस मैम। मेरे को अपने एथिक्स पे रह के, अगर अपने मॉरल्स को स्ट्रांग रख के काम करना है, तो मेरे को वो सब चैलेंजेस को फेस करना है। और वो सब मतलब उसके बाद यहाँ तक पहुंचना आसान काम नहीं था। सच में आसान नहीं था। ऐसे समाज में रह के काम करना जहाँ पे 1 मिनट लगता हो आपको बदनाम करने में, तो वहां पे काम करना, ये 2 सबसे बड़े चैलेंज मेरी लाइफ में मेरे को लगता है मैंने फेस करे हैं। और आज मुझे लगता है कि प्रिया गुलाटी किसी पहचान की मोहताज नहीं है इस समाज में और आदमियों वाले समाज में। वाओ मैम, वाओ। पहले तो मैं बोलूंगी कि आप बहुत स्ट्रांग है मैम, बहुत ज्यादा। बनना पड़ता है आपके पास। आपको लोग चॉइस नहीं देते हैं, आपको कोई चॉइस नहीं मिलती है। आपके आगे हालात ऐसे होते हैं कि आपको बनना ही पड़ता है। बिल्कुल मैम। पर तो उसमें भी ना मैम क्या होता है कि जैसे आपने बोला बनना पड़ता है, बट उसमें भी ब्रेक, एक टिपिंग पॉइंट आता है जिसके ऊपर बिल्कुल आता है। मेरी लाइफ में मेरे सामने भी बहुत सारे ऐसे कई बार ऐसे हालात आए कि मुझे खुद मेरे अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज होने लग गई थी कि यार नहीं हो रहा मेरे से, बस हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। और यहाँ पर आके आज जिस स्टेज पर मैं हूँ, ना तो मेरे सर पे मेरा हस्बैंड है, ना मेरे बच्चे हैं। और वहां पे ना हस्बैंड ना बच्चे होते हुए ये सोचना कि आपको आपकी लाइफ में कोई जीने का मकसद नहीं है। वहां पे आपको एक मकसद ढूंढना जीने का, कि आप किसके लिए जी रहे हो, आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप क्यों भाग रहे हो, किसके लिए नाम कमा रहे हो। कोई तो होता है ना रीजन लाइफ का। और उस टाइम पर आके ये सबसे बड़ा डिप्रेशन इस फेज का लाइफ की, ये तीसरा मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको मैं अभी भी फेस कर रही हूँ। कि कई बार मैं अभी भी डिप्रेशन में आ जाती हूँ। मुझे लगता है यार किसके लिए। बिल्कुल।
फिर कहीं न कहीं याद आता है कि वो कोविड वाला कि कुछ लोग अपने लिए नहीं बनने होते, दूसरों के लिए होते हैं। तो वो एक Yes, मोटिवेशन आ जाती है वहाँ से। बिल्कुल। वाओ मैम! पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इतना ऑथेंटिक और रियल इंटरव्यू आई हैव नेवर सीन मैम। देखो मेरे आपने से झूठ नहीं बोला जाता, मैं फेक नहीं हो सकती, मैं फैब्रिकेट करके नहीं बोल सकती। हम्म, मेरी ज़िंदगी हमेशा से सबके सामने बिल्कुल एक हम्म, खुली किताब रही है। मेरी मेरी ज़िंदगी का एक भी कोई पन्ना ऐसा नहीं है जो किसी से छुपा हो। तो yes, यहाँ पर भी मैं वही बोलूँगी जो सबको पता है बिल्कुल। कि और मैं बहुत ऐसी अच्छा हूँ। लगा, बहुत अच्छा लगा कि मैम मेरे को भी आपकी जर्नी के बारे में जानने का मौका मिला। आई फील थैंक वेरी यू, ऑनर्ड टू हैव गॉटन दिस थैंक यू। अपॉर्चुनिटी। So ma'am, I just want to ask you for one last, it's not a question, वैसे ही बोलूंगी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये देखेंगे, क्या आप उनको एक मैसेज या एक कोट किसी चीज के साथ छोड़ना चाहते कि वो बोले हाँ ये फूड फॉर थॉट था, आई वांट टू थिंक अबाउट दिस once I leave the podcast. There's something you want to leave the audience with? हाँ, 2-3 बातें हैं मुझे लगता है जो हर किसी को सोचनी चाहिए कि देखिए अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जब आप बहुत लो फील कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है उस टाइम पे हर किसी को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं मर गया तो मरते वक़्त कोई अरमान नहीं रहने चाहिए। तो इसलिए अपनी लाइफ को इस तरीके से जीना चाहिए कि आपका हर दिन आखिरी है और हम्म, उसको बस एन्जॉय कर लो। पता हम्म, नहीं अगले पल में क्या हो जाए और मरते वक़्त ये ना रहे कि यार मैंने ये नहीं करा, मुझे तो हाँ, ये भी करना था, मेरा तो ये भी छूट गया। हाँ, तो मुझे लगता है कि लाइफ को उतनी ही ज़िंदा-दिली से और उतनी ही ऐसे ही जीना चाहिए और यही हम्म, एक मैसेज है जो मुझे लगता है अगर आपने इस तरीके से लाइफ को जीना शुरू कर दिया, कि हम्म, आपको लाइफ में जो करना है उसके लिए काम करते रहना है, कि हम्म, मेरे मन में कोई काश ना रह जाए, कि बिल्कुल, काश मैं ये कर लेती, काश मैं ऐसा हो जाता। तो वो एक yes, काश ना रह जाए के लिए काम करते रहो और हर दिन ऐसे जियो कि आखिरी है, तो yes ma'am. आपकी लाइफ तो कट ही जाएगी। यस मैम, ग्रेट मैम। तो पहले तो जैसे वैसे दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट मैम। इट्स आई थैंक फर्स्ट यू, वांट टू थैंक, इट वाज एन ऑनर टू हैव you here, it was an honor to host you, and it was थैंक an यू honor सो to be मच a है। part of your journey and your story मैम। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे आपसे इन पर्सन मिलने को मिले मैम, बिकॉज ये बिल्कुल, आधा बिल्कुल मिलेंगे घंटा, हम अगस्त में ज़रूर मिलेंगे हम। बिल्कुल मैम, क्योंकि मेरे को लगता है आधा घंटा बहुत कम था, इससे ज्यादा हम इन पर्सन जब नहीं, मैं बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो मैं कर सकती हूँ, अभी बहुत सारी बातें रह गई हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। डन मैम, डन मैम, बिल्कुल। एंड थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला मैम, विमेनोवेटर की पूरी टीम की तरफ से। इट्स अ थैंक यू हेवी सो मच। हेवी थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड।